हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 13 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एटम्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12, उसका ही अगला पार्ट है चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। दोनों मिलाकर के यूनिट तो एक ही है लेकिन चैप्टर वाइज अलग अलग है। तो न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का कंपोजिशन सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? होता ही नहीं है। तो प्रोटॉन पर तो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, लेकिन मास वगैरह तो होता है इनका। तो प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या ये दोनों बराबर हो गए? क्या नहीं है बराबर। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, लेकिन अगर डेसिमल के 2 पॉइंट तक अगर देखें तो लगभग लगभग दोनों का बराबर है। तो इसलिए अपन ऐसा मानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट एक्चुअली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसा लिख सकते हैं 1.672 एंड इट इज 1.674 अप्रोक्सीमेटली, इतना मास का वेरिएशन है इसके अंदर, ठीक है। प्रोटॉन पर तो चार्ज भी होता है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पूरी वैल्यू को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइनस ई, प्रोटॉन का प्लस ई। न्यूट्रॉन के चार्ज की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो अब बात करते हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, मास ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसे 10 प्रोटॉन है तो 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन है तो 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? न्यूक्लियस का मास। अब इन सबको जोड़ने पे एग्जैक्टली न्यूक्लियस का मास मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ये अपन इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो न्यूक्लियस का बेसिक कंपोजिशन है ये, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होते हैं। फिर न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ टर्म्स और भी हैं, वो भी अपन पढ़ते हैं, एक बार इसको नोट करिए। चलिए, तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बाद में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट का या न्यूक्लियस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको सबको पता ही है, केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ चुके हो। जैसे पहले तो आपको उस एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो H, हीलियम है तो He, लिथियम है तो Li, सिंबल पता होना चाहिए। माना कि उसका सिंबल है X, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या पता होना चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर, लेट इज एटॉमिक नंबर इज Z। और क्या पता होना चाहिए? इसका मास नंबर। तो या तो ZX है ऐसे लिखो या ZXA ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसमें ये X का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कहां से डिसाइड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर है। और अपने को पता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के बाहर उतने ही क्या होते होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो अपन न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर घूम रहे होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है ए। ये ए का मतलब क्या है? मास नंबर है, वो मास नहीं है, इट इज मास नंबर। तो ए इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? मास नंबर, ठीक है। इसको AMU से या U से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर वो हो जाता है मास, ठीक है ना।
अब वो अपन समझेंगे क्या न्यूक्लियस का मास क्या है, एटम का मास क्या है, सब समझेंगे। लेकिन ए का मतलब मास नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। जैसे न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो या तो इतना लंबा बोलना कि देयर आर 10 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। कंबाइनली बोलोगे तो क्या बोलोगे? 20 पार्टिकल्स हैं। 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन मिला के क्या हुए? 20 पार्टिकल हुए ना। पार्टिकल्स की जगह इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं सारे, अब चाहे वो प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, कंबाइनली दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझ में आ गया? न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो आपको प्रोटॉन के नंबर पता चल गए, आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर पता चल गए, तो केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालोगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि क्या? ए। इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दो यानी कि क्या? जेड। तो ए में से जेड को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए में से जेड को माइनस करोगे तो मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों को जोड़ दिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? तो ये किसी न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है जो कि अपने को ध्यान रखना है, उसमें क्या क्या चीज, क्या सिंबल किस चीज को डिफाइन कर रहा है। चलिए अब आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस पे। अलग अलग एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होंगे उनको अपन कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या किस तरीके से उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपन आइसोटोप पे। पॉइंट्स लिखते जाइएगा इसके। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। दोज न्यूक्लियस which have same atomic number but different mass number। ऐसे जो न्यूक्लियस होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। जैसे अच्छा, न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जेड एक्स है, यानी कि 2 3 4 5 कितने भी न्यूक्लियस हो उनका जेड सेम हो लेकिन ए अलग अलग हो। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें तो 1H1 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। 1H2 का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम। और 1H3 का मतलब क्या होता है? ट्राइटियम। तो 1 1 1 एटॉमिक नंबर तो सबका सेम, 1 2 3 मास नंबर सबका अलग। अब इसके अंदर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो नीचे लिखा हुआ होता है यही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। फिर आप बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। 1 में से 1 को माइनस किया, न्यूट्रॉन कितना? है ही नहीं। 2 में से 1 को माइनस किया, न्यूट्रॉन कितना? 1। 3 में से 1 को माइनस किया, न्यूट्रॉन कितना? 2। यहां से देख करके एक डेफिनेशन और बन गई। ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो ये डेफिनेशन तो है ही, ये भी डेफिनेशन है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और कोई एग्जांपल बताया आपको? एक और एग्जांपल है क्लोरीन का, 17Cl35, 17Cl37। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है 17, इसमें भी है 17, लेकिन जब इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो 35 माइनस 17, और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो 37 माइनस 17। फिर से प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन अलग, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम लेकिन मास नंबर अलग अलग। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे? आइसोटोप। क्लोरीन के आइसोटोप है ये कौन है? हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसके अंदर ये बार बार आते हैं, ध्यान रखना। 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं, या ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, तो आइसोटोप से। अच्छा, एक चीज और, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 1 2 3 4 ये सारे प्लेसेस होते हैं, ये किसी भी एलिमेंट को जो प्लेस मिला है वो किसकी वजह से मिला है? उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो उसके हिसाब से। अच्छा, किसके हिसाब से डिवाइड किया उसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, मास नंबर से, किससे डिवाइड किया? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है उसका एलिमेंट नंबर क्या हुआ? 1।
फिर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ 2, उसको सेकंड प्लेस पे रखा। थर्ड प्लेस पे किसको रखा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 3। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से उनको अपन ने पीरियोडिक टेबल में रखा है। तो आइसोटोप्स क्या होंगे, जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये तीनों एक ही जगह पे होंगे, अलग अलग जगह पे नहीं होंगे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ अ एलिमेंट ऑक्यूपाइज सेम प्लेस इन अ एटॉमिक पीरियोडिक टेबल। ऐसे न्यूक्लियस जो पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पर होते हैं उनको भी आइसोटोप्स बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये, दूसरी ये, और ये भी लिख दो, दोज न्यूक्लियस या दोज न्यूक्लियाई which occupies same place in periodic table, same place in periodic table। पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर होंगे वो आइसोटोप्स होंगे। एक चीज और, पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग एलिमेंट की। तो ऐसे न्यूक्लियस जो एक ही जगह पर हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, सेम। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम। तो ये भी अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो, आइसोटोप्स शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज आइसोबार्स। आइसोबार भी पता ही है आप लोगों को, पढ़ा हुआ है आपने। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मास नंबर तो सेम होता है, मास नंबर यानी कि ए सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, जिसका जेड अलग अलग हो लेकिन ए सेम। अब ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो बराबर है लेकिन प्रोटॉन अलग अलग है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर है बट प्रोटॉन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे। तो प्रोटॉन के नंबर भी अलग अलग होंगे, न्यूट्रॉन के नंबर भी अलग अलग होंगे। यहां से भी बताऊंगा मैं आपको। अब जैसे ये एग्जांपल है आइसोबार का, देखो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, ये जो नीचे लिखा होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 है, इसमें 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें से इसको माइनस करो 2 न्यूट्रॉन, इसमें से इसको माइनस करो 1 न्यूट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। तो बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो नीचे लिखा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17 एंड 16। न्यूट्रॉन, इसमें से इसको माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन हुए 20, इसमें से इसको माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन हुए 21। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो जगह मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पर होंगे, तो ऑक्यूपाइज डिफरेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में ही अलग अलग जगह पर है, इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी है, अलग अलग। ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता क्या है, ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ध्यान से देखो, इसके प्रोटॉन है 17, इसके प्रोटॉन है 19। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 37 माइनस 17 20, 39 माइनस 19 कितने 20। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने के लिए इन दोनों का जेड कैसा है, अलग अलग, इन दोनों का ए कैसा है, अलग अलग। तो इसके अंदर एक पॉइंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर। दोनों का मास नंबर भी अलग अलग होगा, दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग अलग होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि मतलब ए माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। ठीक है ना, इनको आपस में क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे होंगे कि अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे, एटॉमिक नंबर अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आइसोमर्स। पता ही है आप लोगों को ये क्या होता है, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है, यानी कि हर चीज सेम हो गई। जैसे एग्जांपल, अच्छा अलग अलग क्या होगा,
एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल। अभी अपन ने एटम्स चैप्टर पढ़ा था बेटा, किसी भी एटम के ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं ना, सबसे पहले होती है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो कोई एटम है, माना कि कोई भी एक एटम कंसिडर किया, हाइड्रोजन ही कर लिया, 1H2 ये वाला कंसिडर किया आपने, ड्यूटेरियम। तो कोई हाइड्रोजन है ये 1H2 और कोई है ये, लेकिन ये वाला जो है ये तो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और ये वाला जो ड्यूटेरियम है ये अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया। तो ये तो हो गया यहां पर 1H2 और एक हो गया यहां पर 1H2। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे हैं, सेम। दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1 सेम। दोनों का मास नंबर ये भी सेम, पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन दोनों के एनर्जी लेवल कैसे हैं, अलग अलग है। तो फॉर्मूला सेम है इनका, एटॉमिक जो एलिमेंट जो फॉर्मूला होता है वो सेम है, लेकिन एनर्जी लेवल अलग अलग है। इनको आपस में बोला जाता है बेटा आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट अपन आता है एटॉमिक मास यूनिट पे, जिसको कि AMU या यूनिफाइड मास भी आपने सुना होगा, जिसको U बोलते हैं। एक ही बात है, AMU बोलो या केवल U बोल दो, एक ही बात है ना। एटॉमिक मास यूनिट एंड यूनिफाइड मास इज सेम थिंग। क्यों अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या जरूरत है और इसका मतलब क्या है, सारी बातें अपन देखते हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इतना बड़ा बोलना पड़ा, इतना बड़ा लिखना पड़ा, इतना बड़ा सुनने वाले को सुनना पड़ा, याद रखना पड़ा, ठीक है, थोड़ी टिपिकल प्रोसेस है। कार्बन के एक एटम का मास अगर निकालेंगे तो वो भी इतना लंबा चौड़ा कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻27 kg, ऐसा कुछ वो भी आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एटम एक बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी चीज़ है। जो पिन की जो निप होती है, अपने पेन की जो निप होती है, सुई जो होती है, उससे भी ज़्यादा छोटा, लाखों करोड़ों अरबों गुना छोटा, उससे छोटा एटम और न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर और छोटे हो गए। उस छोटी सी चीज़ का मास तो ऐसी टाइप से कुछ आएगा। अब इतना बड़ा बार बार लिखना ना पड़े, बोलना ना पड़े, सुनना ना पड़े, थोड़ा उसको ईजी करने के लिए एक चीज़ अपन ने डिफाइंड की, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, यू में, यानी कि यूनिफाइड मास में या AMU में। कहने का मतलब व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, इट इज अ यूनिट ऑफ मास। व्हाट इज यूनिफाइड मास, इट इज अ यूनिट ऑफ मास। लेकिन ये यूनिट कहाँ काम आती है, एटम के मास को मेजर करने में काम आती है, प्रोटॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को, न्यूट्रॉन के मास को। एटम और उसके जैसी जितनी भी पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को AMU में या U में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जरूरत क्या है वो तो पता चल गया। अब आते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब ये कार्बन 12 एटम की जगह केवल कार्बन लिख देते तो चल जाता क्या। कार्बन का मतलब क्या होता है, C612 ये 6C12 ये होता है इसके अंदर, यानी कि 6 तो प्रोटॉन है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 12। लेकिन कार्बन के आइसोटोप्स भी तो होते हैं, ये भी तो हो सकते हैं ऐसे। अब वो पॉसिबल है या नहीं स्टेबल वो अलग बात है, लेकिन 6C12 हो सकता है, 6C13 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। उसमें से अपने को कौन सा लेना है, ये वाला। इस कार्बन 12 एटम का एक एटम, कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका मास निकालो। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास, फिर उसको किससे डिवाइड कर दो, 12 से, वो क्या हो जाएगा आपका 1 AMU। तो 1 AMU और सिंपली 1 U इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का मास, कौन से एक एटम का मास, C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई 12, उसको 12 से डिवाइड करो। तो अब अपने को ये निकालना है कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मुझे ये बताओ 1 मोल का मास कितना होता है कार्बन के, मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12। कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है बेटा, 12 ग्राम होता है कि नहीं होता है, 12 ग्राम होता है। अब 1 मोल में एटम कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, Na एटम होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज इक्वल्स टू व्हाट, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसको क्या बोला जाता है, Na एटम्स, एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। अब 1 मोल का मास 12 ग्राम है, यानी कि इतने सारे एटम्स का मास 12 ग्राम है। तो लिखो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना है,
12 ग्राम, तो 1 एटम का मास कितना होगा 12 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन के एक एटम का मास 12 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ kg, तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यहां लिख दो इसको, एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करो, तो करो इसको, तो 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, इसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg, दिस इज डिफाइंड एज 1 AMU और 1 U। इसको 1.66 से भी आगे लिखोगे तो 1.6605, हालांकि यहां तक लिखोगे तो चलेगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है ना। ये वैल्यू है 1 U की या 1 AMU की। चलिए, तो 1 AMU या 1 U डिफाइंड हो गया, तो 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अब एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ये सब अपन देखते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Me इज इक्वल टू 9.31 इंटू 10⁻31 kg, पता है सबको। मास ऑफ प्रोटॉन को लिखते हैं अपन MP 1.672 इंटू 10⁻27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज Mn 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अब ये यूनिफाइड मास अपन ने डिफाइन क्यों किया, ताकि इतना बड़ा बोलना सुनना और लिखना ना पड़े। तो इसको जब AMU में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 0.00055 AMU। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर AMU में लिखना हो या यूनिफाइड मास में लिखना हो तो वो ये होता है 0.00055 AMU। फिर प्रोटॉन का मास अगर लिखना हो तो प्रोटॉन का मास होता है 1.0073 AMU, और न्यूट्रॉन का मास लिखना हो तो 1.0086 AMU। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के मास को इतना बड़ा लिखना, न्यूट्रॉन के मास को इतना बड़ा लिखना, उससे अच्छा अपन ऐसे लिखेंगे। और इसमें भी अपने पास में एक सहूलियत है, अपन अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर मान लेंगे, और वो भी कितना मान लेंगे 1 U। तो जहां पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है वहां पर मास ऑफ प्रोटॉन कितना माना जाएगा 1 U माना जाएगा, वहां पर मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना माना जाएगा 1 U माना जाएगा। बस सिंपल हो गया अब काम। तो अब प्रोटॉन के मास को इतना बड़ा, न्यूट्रॉन के मास को इतना बड़ा नहीं लिखना, सीधा ये लिख देना। लेकिन कहीं पर अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी वहां पर प्रोटॉन का मास ये पूरा लिखना पड़ेगा 1.0073, न्यूट्रॉन का भी पूरा लिखना पड़ेगा 1.0086 AMU। अब अगर अपन मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, मास ऑफ न्यूक्लियस, एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ये जो नीचे लिखा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस जेड कर दो, 23 माइनस 11 कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। अब 11 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। 12 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अभी अपन ने सीखा है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, और वो लगभग कितना है 1 U। तो ऐसे कर सकते हैं कि 11 प्लस 12 यानी कि कितना हो गया 23 इंटू यूनिफाइड मास। तो सोडियम के न्यूक्लियस का मास कितना हो गया 23 U। अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। U की वैल्यू क्या होगी उसके अंदर 1.0073 और 1.0086 का एवरेज ले सकते हैं उसको। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस अभी अपन करने वाला है, तो एवरेज लेना है कि नहीं लेना है, U की वैल्यू को क्या लेना है, ये सब अभी अपन सीखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। 11th चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ चुके हैं,
दूसरी बार अपन इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, अभी काम आएगा इसलिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, ये हो गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उसको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट हो गया। कूलम इंटू वोल्ट, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। ये अपन ने 11th चैप्टर में भी पढ़ा है, 12th चैप्टर में भी काम आया है ये अपने, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां क्या काम आ रहा है, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड AMU, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड AMU। अब ये AMU का मतलब होता है मास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, एनर्जी। यानी कि अपन किस किस में रिलेशन देख रहे हैं, मास और एनर्जी में। एक सबसे फेमस फॉर्मूला है मास एनर्जी का, कौन सा है, आइंस्टाइन फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन क्या है, मास एनर्जी रिलेशन E इज टू m इंटू सी स्क्वायर। तो एक टॉपिक तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड AMU। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, what amount of energy is released from 1 AMU mass। जब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी की कुछ तो वैल्यू होगी ना। तो जब 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी। तो फॉर्मूला है अपने पास में, E इज टू 1 AMU इंटू सी स्क्वायर। 1 AMU की वैल्यू लिखेंगे, 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। और ये सब जो एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, जूल में। तो इतनी एनर्जी जूल में मिलेगी। लेकिन आपको किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसको लेके जाओ नीचे। तो एनर्जी ऑफ 1 AMU इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जूल की जगह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिल रहा है आपको 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 को क्या बोल सकते हो, जैसे 10⁻⁻6 तो होता है माइक्रो, 10⁻+6 क्या होता है, मेगा। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ी एनर्जी है। 1 AMU बहुत ही ज्यादा छोटा मास है, मतलब नेग्लिजिबल मास है। इतने नेग्लिजिबल मास को भी जब एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिल रही है। तो सोचो 1 kg को कभी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिलेगी। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने पे बहुत छोटा सा मास भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है। अब ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है। 1 AMU की एनर्जी कितनी, 931। तो 5 की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करो। 10 की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करो। तो बार बार अपन 1 AMU की निकालने नहीं बैठेंगे अब चैप्टर में। ये एनर्जी की वैल्यू अपने को बहुत बार काम आने वाली है। तो 1 AMU की एनर्जी याद रख ली, अब जहां पे जरूरत होगी वहां पे U से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियस की साइज किस पे डिपेंड करती है, किस तरीके से होती है, वो अपन देखते हैं। तो न्यूक्लियर की साइज, अब जैसे कोई हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो 1 प्रोटॉन है, और अगर आइसोटोप्स की बात करें तो 1 न्यूट्रॉन, या है ही नहीं, या 2 न्यूट्रॉन ऐसा। लेकिन अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात करें तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 131, ऐसे ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस बड़ा होगा। तो हर न्यूक्लियस की साइज अलग अलग होगी। तो ये साइज किस पे डिपेंड करती है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्सपेरिमेंट से देखो या ना देखो, अपने को वैसे भी समझ में आ जाएगा। मास नंबर होता क्या है, एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ZXA। ये A का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रहना कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर। अगर किसी के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है
तो इसको रहने के लिए छोटी जगह चाहिएगी। किसी के अंदर 92 प्रोटॉन और 150 न्यूट्रॉन है, तो इसको रहने के लिए बड़ी जगह चाहिएगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि मास नंबर। जिसका मास नंबर छोटा है उसका न्यूक्लियस छोटा होगा, जिसका मास नंबर बड़ा है उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट volume of a nucleus is directly proportional to its mass number, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ये न्यूक्लियर साइज का लॉ है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर यानी कि ए। वॉल्यूम की शेप कैसी है? स्फेरिकल। इसकी अगर न्यूक्लियस की रेडियस अगर r है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब प्रोपोर्शनल चीजें तो वेरिएबल पे डिपेंड करेगी ना। 4/3 और पाई ये सब तो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब रेडियस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 1/3। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा r0 a रेज टू पावर 1/3। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये r0 एक कांस्टेंट है। सभी न्यूक्लियस के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। 10⁻⁻15 को क्या बोला जाता है? माइक्रो, नैनो, पिको ऐसा कुछ होता है ना। ये क्या होता है? फर्मी। यानी कि r0 की वैल्यू हो गई 1.2 फर्मी मीटर। अब 1.2 फर्मी मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 12 फर्मी मीटर आएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 फर्मी मीटर आएगा। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? 10⁻⁻15, 10⁻⁻14, लगभग इसी ऑर्डर के अंदर चलेगी। यानी कि सभी न्यूक्लियस की साइज किस ऑर्डर की होती है? फर्मी मीटर के ऑर्डर की होती है। इसको यूनिट न्यूक्लियस रेडियस भी बोलते हैं, क्योंकि सबके लिए ये कांस्टेंट कॉमन आएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, साइज ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर साइज। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर डेंसिटी। अब ये न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? इसका एक क्वेश्चन और अलग तरीके से भी आ सकता है। शो दैट, ये क्वेश्चन भी लिख लेना, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस is independent of its mass number, is independent of its mass number or size, अब अलग अलग एटम की बात करेंगे, अलग अलग न्यूक्लियस की बात करें, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस, यूरेनियम का, रेडियम का, थोरियम का, इन सब न्यूक्लियस में डिफरेंस किस चीज का होगा? साइज का। डिफरेंस किस चीज का होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मास नंबर। हर न्यूक्लियस में एक तो मास नंबर का डिफरेंस है, दूसरा किस चीज का डिफरेंस है? साइज का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास नंबर और साइज पे तो डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती है। इसका मतलब न्यूक्लियस चाहे कोई भी हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे सोडियम का हो, चाहे कॉपर का हो, किसी का भी हो, डेंसिटी सबकी कैसी होगी? सेम, ठीक है। अब डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो कोई भी एक न्यूक्लियस लो, लेट न्यूक्लियस इज ZXA, एक न्यूक्लियस है ZX है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? कोई भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? Z। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A-Z, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन का मास होगा mp, तो Z प्रोटॉन का मास कितना होगा? ZmP। फिर आते हैं मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन का मास Mn, तो A-Z का मास कितना होगा? A-Z इंटू Mn। बट मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको फिर अलग अलग क्यों लिखना?
जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है। तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, Z इंटू एम प्लस ए माइनस जेड इंटू एम, यानी कि एम पी और एम एन अलग अलग नहीं लिखा, एम एम सेम कर दिया, तो क्या हो गया, ए इंटू एम हो गया क्या, तो दिस इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज ए इंटू एम, ठीक है। तो टोटल मास पता चल गया। अब क्या पता करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अभी अपन ने 2 मिनट पहले टॉपिक पढ़ा था, आर बराबर आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 होता है। तो आर क्यूब चाहिए आपको, तो यहां पर तो आर क्यूब बराबर क्या होगा, आर नॉट क्यूब ए रेज टू पावर 1/3 का क्यूब, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए। आर क्यूब की वैल्यू यहां रखोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड आर क्यूब इज आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है। तो वॉल्यूम पता चला, और क्या पता चला, मास पता चला। तो न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस ए एम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए खत्म, तो न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज 3m अपॉन 4 पाई आर नोट क्यूब, विच इज कांस्टेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। 3 कांस्टेंट, m का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नोट कांस्टेंट। न्यूक्लियस चाहे कोई भी हो, उसका मास नंबर इसमें आया क्या, नहीं आया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियस की साइज इसमें नहीं आई, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, ठीक है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी वैल्यू ये होती है। इसको सोल्व भी करना पड़ सकता है, इसकी वैल्यू जब निकालोगे, हालांकि अभी कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, वैल्यू निकालेंगे तो 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 17, 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लियस। इसको सोल्व करने पे आती है। चलिए नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी, पता ही होगा, उसको नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए, ठीक है। अब कैसे की, क्योंकि वो अपने मतलब की बात नहीं है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद में आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, कि फिजिक्स के अंदर अपन इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी, इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स। सारे एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, लेकिन केवल एक के अंदर नहीं होता है, किसमें, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसलिए इसको एलिमेंट्री बोल दिया। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये उसकी जगह है। दूसरा, इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका मास होता है जो कि प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर होता है, और ये वैल्यू वगैरह अभी अपन ने इस वीडियो के शुरू में देख ली थी। थर्ड आता है, इनसाइड अ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट आउटसाइड इट इज नॉट स्टेबल। कहने का मतलब क्या, न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तब तक तो जिंदा रहेगा, न्यूक्लियस से बाहर जो अगर आ गया न्यूट्रॉन तो फिर वो मर जाएगा, वो स्टेबल नहीं होगा। यानी कि न्यूट्रॉन केवल और केवल न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। जैसे ही वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तब न्यूट्रॉन टूट जाएगा, डीके हो जाएगा, टूट करके क्या बनेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी, ये सब बनेगी। अब ये क्या है, इसकी इक्वेशन समझ लो आप। न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के बाहर होगा तब न्यूट्रॉन का डीके किस तरीके से होता है वो देखो। तो न्यूट्रॉन को मैं लिखूंगा, देखो यहां पर नीचे तो होता है इसका चार्ज, ऊपर होता है मास, ये तो पता होगा ना, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यहां पर चार्ज होता है, यहां पे मास होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जैसे ही न्यूट्रॉन निकला, ये कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरफ चार्ज कितना, 0, इस तरफ कितना, 1, यहां पर क्या किया जाए कि 0 हो जाए, -1। यहां पर मास 1, यहां पर मास 1, तो यहां मास कितना होना चाहिए, 0। ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज तो -1 होता है लेकिन मास इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही कम होता है।
प्रोटॉन का मास तो होता है 10⁻⁻27 kg, उससे 1800 गुना कम होता है लगभग इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मास को जब प्रोटॉन के मास में जोड़ेंगे तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, तब जाकर ये क्या मिल रहा है, न्यूट्रॉन। इसलिए अभी अपन देखते हैं ना कि वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन और होता है, तो थोड़ा सा मास बढ़ जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्लस जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक पार्टिकल और एक्स्ट्रा निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो, और जब न्यूट्रॉन बनेगा तब पार्टिकल निकलेगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन को सपोर्ट करता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन का अपोज करता है एंटी न्यूट्रिनो, तो एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। और किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी तो इंक्लूड होती है, तो दिस क्यू इज व्हाट, एनर्जी। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एंटी न्यूट्रिनो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, बहुत छोटा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मास नहीं होता है। अब चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, तो लगभग एनर्जी के जैसा ही है ये पार्टिकल भी। एग्जिस्टेंस तो हुआ नहीं ना कोई उसका बिना मास के, तो एनर्जी के जैसा ही है, लेकिन बोलते हैं इसको पार्टिकल है। तो ये है न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन की अनस्टेबिलिटी की रिएक्शन। न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देगा। न्यूट्रॉन टूटेगा तो एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, और कभी न्यूट्रॉन बन गया तो न्यूट्रिनो बनेगा, ठीक है। चलिए, अब न्यूट्रॉन हैव लो आयोनाइजिंग पावर। न्यूट्रॉन किसी को आयोनाइज नहीं कर सकते। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अट्रैक्शन रिपल्शन का, इसलिए न्यूट्रॉन की आयोनाइजिंग पावर बहुत कम होती है। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर आप किसी प्रोटॉन को इसके ऊपर भेजोगे तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन होगा, तो प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के पास जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन को भेजोगे तो न्यूट्रॉन पर तो जीरो चार्ज है, तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस से टकराएगा तो इस न्यूक्लियस को तोड़ सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकता है। तो न्यूट्रल होने के क्या क्या फायदे हैं? बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन कैन इजीली पेनिट्रेट हैवी न्यूक्लियाई एंड कैन स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट, अभी अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। लास्ट पॉइंट ये है कि छोटे न्यूक्लियस के अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, लगभग आपने देखा होगा। जैसे सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन लगभग बराबर हो गए। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता है तो प्रोटॉन तो 92 और न्यूट्रॉन 141, 150, 151 ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। देखो 10 प्रोटॉन में, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। तो 10 प्रोटॉन का आपस में रिपल्शन होगा और 92 प्रोटॉन का आपस में रिपल्शन होगा। ज्यादा रिपल्शन कहां पर है? 92 प्रोटॉन में। तो छोटे रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कम न्यूट्रॉन होंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के न्यूक्लियस स्टेबल होगा। और इसकी डिटेल अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से।